नमस्कार बच्चों। आज हिंदी व्याकरण के टॉपिक है उपसर्ग। ये आपका कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है टॉपिक का उपसर्ग। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, चलिए प्रीफिक्स या फिर उपसर्ग क्या होता है, आइए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात हम कर लेते हैं। वे वाक्यांश जो मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, वे वाक्यांश जो मूल शब्द से पहले जोड़े जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इनके योग से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। जैसे हम इसको जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे तो उसके बारे में तुरंत ही एक विशेषता प्रकट होगी। जैसे इधर जो है ये है मूल शब्द, इधर उपसर्ग हैं, और इधर जो हमारे यौगिक बनकर आ रहे हैं वो हमारे होंगे नए शब्द यानी व्युत्पन्न शब्द। पहला है हमारा बच्चों दान। इसमें हम पहले क्या क्या लगा सकते हैं? बड़ा आ लगा सकते हैं या फिर प्रा लगा सकते हैं। तो बड़ा आ लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा आदान। अगर हम इसमें दान में प्रा आगे लगा देंगे तो हो जाएगा प्रदान। ज्ञान हमारा मूल शब्द दिया है, उपसर्ग लगाने हैं हमें आ और वी, तो यह हो जाएगा अज्ञान और विज्ञान। हमने आपको परिभाषा में ही बताया कि हमें आगे लगाने, उपसर्ग आगे लगाने हैं और मूल शब्द को पीछे लिख देना है। जब इसका योग होगा तो हमें मिलेगा यौगिक शब्द, एक नया शब्द, ठीक है, जिसका अर्थ भी विशेष होगा। जैसे मूल शब्द हमें दिया गया है पेपरों में, मान लीजिए गुण, और गुण से कह रहा है कि उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाइए, तो हम क्या लगा सकते हैं आगे? अव और निर। तो अव लगाएंगे गुण में तो क्या हो जाएगा? अवगुण, और निर लगाएंगे तो हो जाएगा निर्गुण। ठीक है, नीचे थोड़ी सी इसके रूल्स लिखे हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग रूल्स ही नहीं पढ़ते, इस वजह से आपका उपसर्ग क्लियर नहीं होता। इन शब्दों को पढ़ने के बाद निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है। कौन कौन से तत्व? देखिए, शब्दों का निर्माण उनके आरंभ में शब्दांशी का प्रयोग करके किया जाता है। जैसे कि हमने अभी किया था, दान के आगे क्या लगाया? आ लगाया तो आदान हो गया। ठीक है, इन शब्दों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। जरूरी नहीं कि हम इन्हीं का प्रयोग करें, कोई भी शब्द बना सकते थे। ठीक है, बस मूल शब्द हमें दिया होगा, हम कोई भी उपसर्ग जोड़कर कोई भी शब्द बना सकते हैं। ये शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। शब्दांश जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे दान का क्या हो गया था? आदान। या अगर हमारा ज्ञान था दिया हुआ, हमने जब बी जोड़ा तो क्या हो गया? वो विज्ञान हो गया। तो एकदम से शब्द जो है, मूल शब्द परिवर्तित हो जाएगा, उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे धर्म में हम छोटा आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अधर्म। तो ये धर्म और धर्म क्या है? विपरीत अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हिंदी में प्रचलित अधिकतर उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी उपसर्ग हैं वो सभी के सभी संस्कृत से आए हुए हैं, लगभग। इसके अतिरिक्त कुछ उपसर्ग हिंदी के अपने हैं और कुछ अरबी, फारसी व अंग्रेजी के हैं। इन उपसर्गों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है, जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम ले लेते हैं संस्कृत के वे उपसर्ग जो संस्कृत से लिए गए हैं। जैसे उपसर्ग इधर लिखे हैं, अर्थ इनके इधर लिखे हैं, उदाहरण इधर लिखे हैं। तो उपसर्ग है हमारा पहला अति। अति क्या है? संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो अति में अति का अधिक का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक। तो क्या हो जाएगा? अब अगर हम लगाएं तो अधिक के लिए हो जाएगा अत्याचार, अत्यधिक और अतिरिक्त। अनु का मतलब होता है पीछे, तो अनुचर, अनुकूल और अनुसार। अप का मतलब बुरा और हीन। तो हमें वही उदाहरण देने हैं जिनका मतलब निकले बुरा या फिर हीन। तो होगा अपशब्द, अपमान और अपहरण। अब का मतलब होगा नीचे, बुरा या फिर हीन। तो इसका हो जाएगा अवकाश, अवगुण और अवसर। अभी का मतलब होता है बच्चों चारों ओर या फिर सामने। तो ऐसे ही हमें उदाहरण देने हैं जिसका मतलब निकले चारों ओर या फिर सामने। अब बनना किससे चाहिए? अभी से। तो अभिनय जो चारों ओर होता है या किसी के सामने किया जाता है। अभिप्राय, अभियोग। आ का मतलब होता है संस्कृत में तक या फिर लेकर। तो
आजन्म, आमरण और आदान। उप का मतलब बच्चों होगा छोटा या फिर पास। इसका हो जाएगा हमारा उपनाम। उपनाम देखिए छोटा होता है। उपवाक्य या फिर उपदेश। दुर, दुर का मतलब बुरा या फिर कठिन, तो ये हो जाएगा बच्चों दुर्गम, दुर्जन या फिर दुराचार। दुराचार। निश, निश का मतलब निर का मतलब होता है बाहर या फिर बिना, तो ये हो जाएगा निर्गुण, निराकार, निर्माण। परा का मतलब बच्चों संस्कृत में हिंदी में होता है उल्टा पीछे, यानी पराक्रम, पराधीन या फिर पराजय। आइए अब कर लेते हैं हिंदी के उपसर्गों की बात। ठीक है बच्चों, तो हिंदी के उपसर्ग क्या क्या अर्थ देंगे वो भी देख लीजिए। आ, यानी छोटा आ हो और कहे कि भैया इसमें उपसर्ग लगा के एक नया शब्द बनाइए, तो आ का मतलब होता है आभाव या फिर निषेध। तो इसके जो बनेंगे वो होंगे हमारे अशांति, अमर या फिर अछूत। ये कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपके मन में कुछ और शब्द आ रहे हैं तो उसका अर्थ ये होना चाहिए आभाव या फिर निषेध, आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अन, अन का मतलब होता है कमी या फिर निषेध। इसका जो बनेगा अन से, देखिए अनमोल, अनकही, अनजान। अध, अध का मतलब होता है आधा। इसका हो जाएगा अधखिला, अधमरा, अधपका। का या फिर कु, दोनों का अर्थ होता है बुरा। इसका हो जाएगा कपूत, कुचाल, कुरूप। सा या फिर सु, सा या सु का अर्थ होता है साथ या फिर अच्छा। सपूत, सगुन या फिर सुजन। नी, नी का मतलब होता है बच्चों बिना या फिर निषेध। तो बिना और निषेध जो होता है वो होता है नियत्ता, निडर, निकम्मा। कहने का मतलब आप कोई भी इसमें शब्द जोड़ सकते हैं, बस अर्थ लगभग अर्थ से जुड़ते हुए निकलें। भर, भर का मतलब होता है पूरा। भरपूर, भरमार, भरपाई। चौ का मतलब होता है चार। चौराहा, चौपाया, चौमासा। बिन, बिन का मतलब होता है बिना या फिर निषेध, तो बिन ब्याहा, बिन मांगा, बिन देखा। समझ रहे हैं बच्चों? आगे देखिए, उर्दू के कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है उर्दू फारसी के उपसर्ग कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी देख लीजिए बच्चों। बद, बद का मतलब होता है बुरा। तो ये देखिए बुरे कौन कौन से बद से बनाए जा सकते हैं, बदनाम, बदमाश या फिर बदबू। ठीक है। बे का मतलब होता है बिना, बेदखल, बेशर्म, बेनाम। देखिए सबके आगे क्या लगा है, बे लगा है, अंत में हम जोड़ दे रहे हैं। खुश, खुश का देखिए क्या होता है अच्छा, खुशबू, खुशनुमा, खुशहाल। ला का मतलब होता है बिना। उर्दू में ला का मतलब होता है हिंदी में बिना, तो ला इलाज, लाजवाब, लापता। ना का मतलब नहीं सीधे सीधे, नालायक, नादान, नासमझ। अंग्रेजी के देखिए बच्चों, अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं इसमें है सब। आपने काफ़ी देखा होगा, सब का मतलब होता है नीचे या फिर अधीन किसी पद के। ठीक है, तो ये होता है सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। डिप्टी का मतलब उप या फिर सहायक, तो डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर या फिर डिप्टी, आजकल तो डिप्टी सीएम भी चलते हैं। ठीक है, उप सीएम। जनरल, जनरल का मतलब होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सिक्योरिटी। हेड या प्रधान या फिर मुख्य, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। अगली वीडियो में आप प्रत्यय को समझेंगे। यहाँ पर आपका जो है उपसर्ग पूर्णतः आपको समझ में आ गया है और हमने पूरी कोशिश की है जितना भी आपका समझाया जा सकता था। कक्षा 9, 8, 9, 10 और 11 और 12, यानी यही इतना ही आपको कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 में उपसर्गों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम समझाएंगे आपको प्रत्यय के बारे में।